अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ आपके सामने पाक स्टडीज़ का जो एक नया लेक्चर है उसके सामने हाज़िर हूँ। हमने पाक स्टडीज़ के जो 6 चैप्टर्स हैं पहले उन पर डिस्कशन मुकम्मल कर ली हुई है। एक पेंडेमिक है, एक बीमारी है जिसकी वजह से हम लोग फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। हमारा जो फ़िज़िकल क्लासेस का अमल है वो रुका हुआ, वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। तो इसलिए आपके सामने जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है उसके साथ हम लोग हाज़िर होते हैं। तो ये चूँकि हमारा जो फ़िज़िकल स्टडीज़ जो हैं उनका काफ़ी सारा टाइम हमारा ज़ाया हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे बोर्ड्स हैं उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे लिए जो स्मार्ट सिलेबस बनाया, हम अपने लेक्चर्स जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है, जिस पर डिस्कशन हमने स्टार्ट करनी है, वो लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं। पाकिस्तान दुनिया की जो लार्जर स्टेट्स हैं उनमें से एक जो है वो कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू एरिया दुनिया की 33वीं बड़ी जो है वो स्टेट है। तो अगर दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं तो उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है वो दुनिया की बड़ी स्टेट्स में हम लोग शुमार कर सकते हैं। एक तरीका तो एरिया होता है, दूसरा तरीका किसी भी कंट्री की वास्टनेस को जानने के लिए, उसकी कुशादगी को जानने के लिए लैंग्वेजेस होती हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। ज़ुबानें कितनी हैं जो उस एरिया में बोली जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग अपने जो कंट्री है उसकी वास्टनेस को कंसिडर करते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो नेटिव्स की हो। जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो बाहर से आके आबाद करते हैं स्टेट्स को, उन पर इस फार्मूलेशन का जो है इम्प्लीमेंटेशन वो कम होती है। लेकिन जो नेटिव्स होते हैं, वो जो स्टेट्स डेवलप करते हैं, उन पर ये जो है वो फार्मूलेशन समटाइम्स की जाती है, क्योंकि थ्योरी यही है कि आफ्टर सम डिस्टेंस जो लैंग्वेज है या तो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है या उसका एक्सेंट जो है वो ज़रूर चेंज हो जाता है। हमने पाकिस्तान में जो बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं उन पर डिस्कशन करनी है, तो सबसे पहले हम जिस ज़ुबान पर डिस्कशन करेंगे वो हमारी नेशनल लैंग्वेज, हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू। कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे इसका आगाज़ हुआ, कौन सी ज़ुबानें हैं जिनके अल्फाज इसमें हमें शामिल हुए मिलके, जिनके असरात हमें इस पर जो हैं वो मिलते हैं। वोकैबलरी में हमारी वोकैबलरी किस तरह से, या अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है उसमें किस तरह से इजाफ़ा हुआ या कैसे इजाफ़ा होता चला जा रहा है, हम इस पर ज़िक्र करेंगे। फिर इस ज़ुबान के जो मुख्तलिफ़ अदवार में नाम रहे हैं, डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स हैं उनमें इसके जो डिफरेंट नेम्स हमने रखे हैं, उन नेम्स को भी हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। देन किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे पहला काम लिटरेचर में किया जाता है, डेट इज़ पोइट्री, वो शायरी होती है। दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो, उसमें सबसे पहले जो लिटरेचर लिखा जाता है वो शायरी होती है। तो हम लोग देखेंगे कि उर्दू में जो लिटरेचर लिखा गया, उसमें जो पोइट्री या शायरी लिखी गई, उसमें किन लोगों ने काम किया। फिर दूसरी इसकी जो टाइप होती है वो नसर होती है, प्रोज़ होती है। हम उसमें भी देखेंगे कि किन किन लोगों ने जो वो काम किया हुआ है। फिर एक ऐसी शख्सियत का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने जदीद उर्दू अदब जो है उसकी बुनियाद रखी, उसकी बेसिस पर जो है जदीद उर्दू आज तक जो है वो चला आ रहा है। फिर हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि उर्दू एज़ अ नेशनल लैंग्वेज, उर्दू कौमी राब्ते की ज़ुबान, ये इसी टॉपिक का जो है हिस्सा, हम इसको डिस्कस करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर देखेंगे कि ये एक डेवलपिंग लैंग्वेज है जो तरक्की की तरफ गामज़न है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें नए वर्ड्स जो हैं वो ऐड ऑन होते जा रहे हैं, इसका एक्सेंट चेंज होता चला जा रहा है और उसके साथ साथ ये जो ज़ुबान है इसमें जिद्दत आती चली जा रही है। एक चीज़ हमने हमेशा याद रखनी है, लैंग्वेज एंड कल्चर कीप्स ऑन चेंजिंग। ये तब्दील होते रहते हैं, ये कहीं पर भी साकन नहीं होते, इनमें किसी जगह पर भी जो वो ब्रेक्स नहीं होती हैं। ये कंटिन्यूसली वक्त गुजरने के साथ साथ कल्चर और लैंग्वेज जो है ये दोनों चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इनमें तब्दीलियाँ
रूनुमा होती रहती हैं। जैसे आप नए नए लोगों से मिलते हैं वैसे ही उन लोगों की चीज़ें जो हैं वो इनमें हम लोग शामिल करते चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब हमने डिस्कशन करनी है उर्दू को एक कौमी राब्ते की ज़ुबान के तौर पर। सबसे पहली चीज़ क्यों ज़रूरत पेश आई सब कॉन्टिनेंट में या बर्रे सगीर में एक नई ज़ुबान की, हमने उसको डिस्कस करना है। पहली चीज़, अब जब मुग़ल्स सब कॉन्टिनेंट में आए तो मुग़ल्स की जो फ़ौज थी उसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग शामिल थे। पर्शियंस थे, टर्किश थे, ताजिक्स थे, इसी तरह से पश्तो बोलने वाले लोग, सिंधी थे, पंजाबीज़ थे, बंगालीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुग़ल्स के जो लश्कर है, जो इसकी फ़ौज है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें वो शामिल थी। अब आर्म्ड फोर्सेस में कमांड ओबे करना, सुपीरियर के जो ऑर्डर्स हैं उसको ओबे करना इनके फ़राइज़ में शामिल होता है। लेकिन क्या बग़ैर जुमले को समझे हुए आप लोग ऑर्डर्स ओबे कर सकते हैं? जब ऑर्डर की समझ ही नहीं आएगी कि कमांडेंट ने या कमांडर ने आपको ऑर्डर किया क्या है तो उसको ओबे कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पर जो मुग़ल फ़ौज है उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो सोचा ये गया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ पर फ़ौज में, लश्कर में जितने भी लोग शामिल हैं, हम उनकी जो ज़ुबानें हैं उसमें से मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होते हैं उनको कंबाइन करके, कलेक्ट करके, उनको इकट्ठा करके तो हम लोग एक नई ज़ुबान बना लेते हैं ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को उसकी बाकायदा समझ आ सकती हो। तो इस तरह से बेसिकली ये फ़ौज को या लश्कर को समझाने के लिए ये ज़ुबान जो है वो बनाई गई, क्योंकि उनको ऑर्डर्स ओबे करने में मसाइल का सामना था, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो उन लोगों का बेहतर नहीं था, तो इसलिए इस ज़ुबान को बनाने की ज़रूरत जो है वो महसूस की गई। अब इसमें किया ये गया कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि उस लश्कर में फ़ौजी बोलते थे उनको इन्होंने कलेक्ट किया, उनके अल्फाज को, और एक नई ज़ुबान जो है वो बना दी गई। ये एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज का। ठीक हो गया। सबसे पहले इसमें अरबी, अरबिक को, फिर पर्शियन या फ़ारसी के अल्फाज इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दैन टर्किश, तुर्की ज़ुबान का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इसमें शामिल किया गया। फिर हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं रीजनल, जिनमें पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बंगाली शामिल हैं, इन ज़ुबानों का एक ब्लेंड, एक मिक्सचर जो है वो मजमुआ तैयार करके तो एक नई ज़ुबान जो है वो बनाई जाने लगी। अब इससे आपको फ़ायदा ये हो गया कि अगर पूरे का पूरा सेंटेंस किसी को समझ नहीं भी आ रहा तो कम अज़ कम उस सेंटेंस में जो उसकी ज़ुबान का लफ्ज़ है वो तो उसे समझ आ ही रहा है। तो इससे सेंटेंस की जो सेंस है वो समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये ज़ुबान जो है वो ओरिजिनेट हुई, इसका इर्तिका हुआ, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज को इकट्ठा किया गया इसमें, और उन ज़ुबानों के अल्फाज को मिलाकर जो है एक नई ज़ुबान बर्रे सगीर में बोलने के लिए बनाई जाने लगी और उसका इर्तिका हुआ। अब ये मुग़ल्स का क्रेडिट है, मुस्लिम्स ने ये काम किया हुआ है, तो इसलिए इस ज़ुबान से हमें मोहब्बत भी है। बताने का मोहब्बत का मतलब ये है कि बच्चों, हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1864 में हिंदुस्तान जब मुश्तरका था, कंबाइन या यूनाइटेड इंडिया था, तो उस वक़्त इस ज़ुबान को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी बाय द हिंदूज़, लेकिन मुसलमानों ने, चूँकि वो इससे मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों की तरफ से बनाई हुई ये ज़ुबान है, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी काम किया, तहरीक चलाई और इस ज़ुबान को बचाने की कोशिश की गई है। दैन अगर हम लोग उर्दू का ज़िक्र करें तो ये जो नाम है उर्दू, ये बेसिकली टर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इस ज़ुबान का, इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो लश्कर के हैं। मैंने पहले बताया चूँकि लश्कर के लिए, फ़ौज के लिए ज़ुबान जो है वो डेवलप की गई थी, ओरिजिनेट की गई थी, तो इसलिए इसका जो नाम उर्दू रखा गया, ये नाम जो है वो इसकी निस्बत से रखा गया, चूँकि ये लश्करी ज़ुबान है, लश्कर के लिए बनाई गई है, तो इसका नाम भी हम वही रखेंगे। लेकिन शुरू में इस ज़ुबान का नाम जो है वो उर्दू था नहीं, बल्कि ये उर्दू ज़ुबान जो है वो चेंज होता हुआ
تبدیل ہوتا ہوا جو ہے وہ ہمارے تک پہنچا ہے۔ ہم لوگ ڈیفرنٹ نیمز آف اردو یا اردو کے جو مختلف نام ہیں ان کا اب ذکر کر لیتے ہیں کہ آخر یہ نام اردو ہمارے تک کس طرح سے پہنچا اور کون کون سے نام جو ہیں وہ اس سے پہلے رکھے گئے۔ اس کے سب سے پہلے اس کا نام ہندوی رکھا گیا۔ ہندوستان کے رہنے والے جو زبان بولیں گے اس کو ہندوی جو ہے وہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے یہ چونکہ ہندوستان میں بنائی ہے اور ہندوستان کے لوگوں کے بولنے کے لیے یہ زبان جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی ہے، تو اس کا نام جو ہے وہ اس ایریا کے اکارڈنگلی، اس کنٹری کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ہندوی رکھا گیا۔ دین اس کا بعد میں نام جو ہے وہ ریختہ بھی پڑا، ریختہ بھی رکھا گیا اس کا نام، لیکن یہ نام جو ہے یہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں رائج نہیں رہا۔ ایک ٹائم ایسا آیا جب دہلی میں ہندوی یا ریختہ بولنے والے لوگ اور دہلوی زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ دہلی کے ایک ہی محلے میں جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور اس وقت کا جو مغل بادشاہ تھا شہنشاہ، اس نے اس محلے کا نام جو ہے وہ اردو معلیٰ جو ہے وہ نام رکھ دیا۔ تو اس نام کی نسبت سے پھر اس زبان کا نام بھی اردو معلیٰ ہی پکارا جانے لگا، کیونکہ اس محلے میں چونکہ اردو بولنے والے زیادہ تر لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے کہا جی اگر یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس محلے کا نام اردو معلیٰ ہے تو پھر زبان کا نام بھی تبدیل ہوتے ہوتے جو ہے وہ اردو معلیٰ رکھ دیا گیا۔ بعد میں اس زبان کو چینج کر کے تبدیل ہوتے ہوتے یہ نام جو ہے وہ اردو ہو گیا۔ اب اردو نام بیسیکلی بڑا سوٹ کرتا ہے اس زبان کے لیے، کیونکہ میں پہلے ہی انٹروڈکشن میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ زبان لشکر کے لیے ڈیولپ کی گئی تھی، تو ایک ایسا لفظ اس کے نام کے لیے ہونا چاہیے تھا جس کا مطلب جو ہے وہ کسی طریقے سے آرمی یا لشکر جو ہے وہ ہو پاتا۔ تو پھر ترکی کا یہ جو لفظ ہے، ترکی زبان کا، ٹرکش لینگویج کا، اس کو سلیکٹ کیا گیا اس زبان کے نام کے لیے، تو اس طرح سے اس کا نام جو ہے وہ اردو پڑ گیا، اور اب ہم جو ہے وہ اسی اردو کو آگے لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ڈفرینٹ پیریڈس آف اردو کے جو مختلف ادوار ہیں، مختلف زمانے، اس کے حوالے سے ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ جو اردو زبان ہے اس کے مختلف ٹائم پیریڈس جو ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے ڈیٹس کے اکارڈنگلی یا ایئرز کے اکارڈنگلی، تاریخ یا سال کے اکارڈنگلی ڈسکس نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے مختلف لوگ جو ہیں جنہوں نے اردو میں مختلف زبانوں میں لٹریچر لکھا ہے، اردو زبانوں میں جنہوں نے کام کر رکھا ہے، اس کا ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لٹریچر لکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم نے اس کے جو ٹائم پیریڈز ہیں، اس کے جو ادوار ہیں، مختلف زمانے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائم سلاٹس میں چینج کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر امیر خسرو کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ امیر خسرو پوئٹ ہیں، میوزیشین ہیں، انہوں نے شاعری جو ہے وہ اردو زبان میں کر رکھی ہے۔ دین مصحفی کا ذکر ہے یہاں پر، یہ آپ لوگ جو ہے اپنے سلیبس میں ان کی کوئی نہ کوئی نظم یا غزل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پڑھتے ہوں گے، اردو میں ان کی جو لکھی ہوئی شاعری ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ دین غالب، مرزا غالب جو ہیں، یہ ون آف دا موسٹ فیملیئر اردو پوئٹس جو ہیں ان میں سے ایک ہیں، یعنی سب سے مشہور جو اردو لکھنے والی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اردو پوئٹری میں، اردو شاعری میں بہت زیادہ کام کر رکھا ہے، وہ مرزا غالب ہیں۔ پھر ان کا ٹائم، پھر مرزا ریختہ کا یہاں پر ذکر ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ کام جو ہے وہ ایک زمانے میں اردو میں کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا ذوق کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے بھی شاعری میں بہت زیادہ کام جو ہے وہ کر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جتنے بھی لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈز کے لحاظ سے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے زمانے کے بیسٹ پوئٹس، اچھے شاعر رہ چکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر نثر یا پروز والوں کا ذکر بڑا کم ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ جو پہلا کام کسی بھی زبان کے اوریجنیٹ ہونے کے بعد یا اس کے آغاز، اس کے ارتقاء کے بعد کیا جاتا ہے وہ شاعری ہوتی ہے، تو ہم لوگ پھر شاعری کے اکارڈنگلی ہی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لٹریچر ادب میں۔ اچھا، اگر ہم ان کے ٹائم سلاٹ کے بعد ذکر کریں ان لوگوں کا جنہوں نے پوئٹری اور پروز، شاعری اور نثر میں جو ہے وہ اردو زبان میں بہت زیادہ کام جو ہے وہ کر رکھا ہے، اس کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ یہاں پر ڈسکشن کریں تو اس میں بھی بہت سارے لوگ ہمیں جو ہیں وہ اس میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسی کا ہم لوگ جو ہیں وہ ذکر کریں گے۔ اب ٹائم ٹو ٹائم
ज़ुबान चेंज होती है, लैंग्वेज बदलती रहती है, उसमें तब्दीलियाँ, उसमें रिफॉर्म्स आती रहती हैं और ये रिफॉर्म्स बेहतर होती हैं क्योंकि आप लोगों ने जो कि जैसे जैसे ग्लोबल विलेज जो है वो इंटेंस होता चला जा रहा है, ग्लोबल विलेज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होता चला जा रहा है, तो वैसे वैसे आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पेश आती है। तो अब कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरे लोगों के साथ राब्ता कायम रखने के लिए आप लोगों को फिर अपनी ज़ुबान में दूसरी ज़ुबानों के बहुत सारे अल्फाज को शामिल करना पड़ता है। इससे उस ज़ुबान की वोकेबलरी या उसका जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है। जितनी पुरानी ज़ुबान होगी उतना ही ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा उस ज़ुबान में आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो लिखने के लिए स्क्रिप्ट या रस्मुल ख़त जो है वो चूज़ किया गया, सिलेक्ट किया गया, वो पर्शियन था, फ़ारसी था। इसको फ़ारसी रस्मुल ख़त पर जो है वो लिखा जाता है और उसी तरीके से इसको जो है वो आगे काम कराया जाता है। पोइट्री में या शायरी में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें अपना काम जो है उसमें मगन रहे, उसमें सबसे पहले हम लोग वली दक्कनी का ज़िक्र करेंगे। ये जो वली दक्कनी हैं, पोइट हैं, उर्दू के जो पहले शायर हैं या पहले शोरा इकराम हैं, उनमें से एक जो है ये वली दक्कनी हैं और इनका ज़िक्र जो है वो किया जाता है यहाँ पर। फिर वालिए ग्वालकंडा, ये एक रियासत है, उस रियासत के जो वाली हैं उन्होंने जो दीवान है अपना वो भी प्रिंट करवा रखा उस ज़माने में, वो भी पहले शोरा में शुमार किए जाते हैं। दिन रफ़ी सौदा, इनका नाम इसमें शामिल है। फिर मीर तकी मीर और मीर दर्द बहुत फेमस हैं और मीर दर्द जो हैं ये उन शोरा कराम में शुमार होते हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान में मरसिया गोई, मरसिया निगारी जो है वो शुरू की। और हम लोग जानते हैं कि मरसिया किसी भी ट्रेजिक वाक़े को, किसी भी बड़े ट्रेजिक वाक़े को शेरी सूरत में बयान करना मरसिया गोई कहलाती है। आपने उर्दू में डेफिनेटली पढ़ा होगा, मैं चूँकि लिटरेचर का आदमी हूँ नहीं तो मैं जितना इसको डिफ़ाइन कर सकता था वही आपके सामने कर रहा हूँ। तो लेकिन हमने मरसिया गोई को एसोसिएट कर रखा है सिर्फ वाक़या करबला के साथ, और जो वाक़या करबला जो है हुआ उसमें जो मज़ालम अहले बैत पर ढाए गए उन्हीं का ज़िक्र जो है वो इन्होंने किया जाता है। और इसकी इब्तदा जो है वो मीर दर्द जो हैं इन जैसे शोरा कराम ने की हैं और पहली दफ़ा उर्दू ज़ुबान में इन्हीं लोगों ने मरसिया गोई जो है इसको बयान किया। फिर अगर हम लोग प्रोज़ का ज़िक्र करें, जो है वो हम लोग नसर का ज़िक्र करें, तो जो नसर है उसमें ज़ौक़ और बहादुर शाह ज़फ़र का ज़िक्र है। अच्छा, ये जो बहादुर शाह ज़फ़र है ये हम सब लोग जानते हैं कि आखिरी मुग़ल बादशाह है, और ये जो मुग़ल बादशाह है ये अदब में मज़ामीन वगैरह जो है वो लिखने में काफ़ी महारत रखता है, शायर भी है, लेकिन इसने जो है वो उर्दू में प्रोज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रखा है, इसलिए हम लोग इसको प्रोज़ के हवाले से ज़िक्र करते हैं। इसी हिस्से के अगर आप लोग आखिरी वाले हिस्से में देखें तो यहाँ पर मॉडर्न उर्दू लिटरेचर या जदीद उर्दू अदब का ज़िक्र जो है वो किया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो नाम हमें नज़र आ रहा है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। अब हम ये जानते हैं कि ये मॉडर्न शोरा कराम में तो शुमार नहीं होते, लेकिन इन्होंने असल में जो जदीद उर्दू अदब है उसकी बुनियाद रखी है। इन्होंने अपना ज़्यादातर काम पर्शियन में या फ़ारसी में कर रखा है, लेकिन इन्होंने उर्दू ज़ुबान में शायरी की जो नई जहत है, जो नई डायमेंशंस हैं, उनको बनाया। और इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो मॉडर्न उर्दू लिटरेचर है, जो जदीद उर्दू अदब है उसके बानियों में जो है वो अल्लामा इकबाल जो हैं इनको शामिल किया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू अदब जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया हुआ। अल्लामा इकबाल पोइट्री के हवाले से सारी दुनिया में जाने जाते हैं। पर्शियन बोलने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हमारे साथ साथ इकबाल के होने पर वो लोग भी फ़ख्र जो है वो करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो उर्दू लैंग्वेज है ये किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से ये बनती चली गई, कैसे ओरिजिनेट हुई, क्यों ज़रूरत महसूस हुई। फिर हमने इसके मुख्तलिफ़ नामों का ज़िक्र किया।
फिर उर्दू के जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, टाइम स्लॉट्स हैं, उनका जिक्र किया हमने। फिर पोइट्री, प्रोज़, शायरी और नसर का जिक्र किया कि किन किन लोगों ने इसमें काम कर रखा है। फिर हमने मॉडर्न उर्दू लिटरेचर या जदीद उर्दू अदब में अल्लामा इकबाल का जिक्र किया है कि ये वो हैं जिन्होंने इसको जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रखी है। अच्छा जी, अब हमने उर्दू को एक कौमी राब्ते की ज़ुबान के तौर पर डिस्कस करना है, उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, अब सोचना ये है कि पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया है तो इस वक्त पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है इसमें बहुत बड़ी बड़ी इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती थी, जिनमें 3 मेजर लैंग्वेजेस या आप 4 भी कह सकते हैं, बंगाली, पंजाबी, सिंधी एंड पश्तो। अब ये 4 रीजनल या इलाकाई ज़ुबानें हैं जो पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े एरिया में बोली जाती हैं। जब आपने नेशनल लैंग्वेज को चूज़ करना था तो आप इनमें से भी कोई चूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें एक ख़राबी पैदा होने का जो है वो एहतमाल था। जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जो कौमी यकजहती है, उसको नुकसान पहुंच सकता था। बंगाली आप लोग चूज़ कर लेते एज अ नेशनल लैंग्वेज तो बाकी तीनों ज़ुबानों वाले नाराज़ हो जाते। आप पंजाबी को चूज़ करते तो बाकी 3 महरूमी का शिकार हो जाते। तो इस तरह से कोशिश ये की जाने लगी कि कोई ऐसी ज़ुबान तलाश की जाए जिस ज़ुबान पर किसी को कोई एतराज़ हो ही ना, ताकि हमारे लिए मसाइल ना पैदा हो सके। इसके लिए फिर हमने ये कहा कि वो ज़ुबान जो बर्र-ए-सगीर में बनाई गई, बर्र-ए-सगीर में जिसका आगाज़ हुआ, जो ओरिजिनेट की गई बाय द मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट, उसको हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो फिर उर्दू को जो है वो कौमी ज़ुबान के तौर पर चूज़ किया गया, और इस पर फिर किसी को एतराज़ भी डेफिनेटली नहीं था, क्योंकि ये वो ज़ुबान है जो किसी भी इलाके में नहीं बोली जाती, बल्कि ये ज़ुबान जो है बर्र-ए-सगीर में आज़ादी से पहले सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तो इसलिए इसको किसी पर एतराज़ नहीं होना चाहिए था। सोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ राबते का या बातचीत का ये ज़ुबान ज़रिया है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारी जो आबादी है शुरू से, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक, उसमें से 60% से अबव लोग जो हैं वो उर्दू बोल और समझ लेते हैं। अगर आप किसी पश्तून के साथ बात करना चाहें, कोई पंजाबी बोलने वाला, तो अगर उसको उर्दू नहीं आती दोनों को, तो पंजाबी वाला पंजाबी में कन्वर्सेशन करेगा, पश्तो वाला अपनी ज़ुबान में आपसे पश्तो में बात करना शुरू कर देगा। तो दोनों की कन्वर्सेशन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं होगी कि दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आ रही। तो उसमें अगर आप उर्दू का सहारा ले लेते हैं तो ये वो ज़ुबान है जो टूटे फूटे ही अंदाज में सही, लेकिन तमाम रीजनल लोग जो हैं, ज़्यादातर मोस्टली, अब तमाम का जिक्र तो नहीं हो सकता कि 100% रीजनल लोग तो उर्दू ना समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसको समझ भी लेते हैं, इसको टूटे फूटे अंदाज में बोल भी लेते हैं। तो इसलिए इससे कन्वर्सेशन में आपको आसानी हो जाती है, बातचीत करने का, गुफ्तगू का, डायलॉग का एक बेहतर आपके पास सोर्स जो है वो इस ज़ुबान की सूरत में आ गया है। अगर ये ज़ुबान नहीं है और आप किसी रीजनल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसने आपको हेल्प आउट किया है, मदद की है आपकी एक दूसरे के साथ बातचीत में, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू या डायलॉग करने में। पहला इसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है एज अ नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज तो होती इसीलिए है ना कि जितनी भी कम्युनिटीज़ उस मुल्क में रहती हैं वो सारी कम्युनिटीज़ अपनी बात जो है एक ही ज़ुबान में दूसरे लोगों को समझा सकते हो। देन रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान में इसका किरदार। अच्छा, उर्दू तहरीक पाकिस्तान में लोगों तक मुस्लिम लीग ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए चूज़ की। अब हम ये जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स मुस्लिम लीग में मौजूद थे उसमें से ज़्यादातर लीडर्स जो हैं वो उर्दू जो है इसमें लिखते भी थे, इसको कन्वर्सेशन के लिए, राब्ते के लिए, इंटरेक्शन के लिए, डायलॉग के लिए, डिस्कशन के लिए इस्तेमाल भी करते थे। तो इसको ज़ुबान को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये ज़ुबान
نہیں ہوتی تو مختلف جو ہمارے علاقے ہیں جہاں پر ریجنل لینگویجز بولی جاتی تھیں وہاں تک آزادی کا پیغام پہنچانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ وہ زبان ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ لوگ پہلے سے اس کے ساتھ فیملیئر ہیں، جانتے ہیں اس کو، تو اس لیے لوگوں تک پیغام جو ہے وہ آسانی سے پہنچ گیا اور لوگ جوک در جوک جو ہے گروپس کی صورت میں تحریک پاکستان میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس میں مضامین لکھے مختلف جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی، ہمارے جو نثر لکھنے والے، ادب لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بہت کچھ اس میں لکھا۔ پھر شاعری میں، پوئٹری میں بڑا کام ہوا، جس میں اقبال نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے اس زبان کا جو ہے وہ سہارا لیا شاعری میں، پوئٹری میں۔ تو اس طرح سے اس زبان میں ہماری بہت زیادہ مدد کی بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے جو مسلمز ہیں ان تک آل انڈیا مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ دین کلوز ریلیشن شپ ود ریجنل لینگویجز، یہ ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں اس کے ساتھ اس کا کافی قریبی تعلق ہے، کیونکہ ہم نے اس کے یہاں پر لکھا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں اس کے بہت سارے الفاظ اس زبان میں شامل کیے گئے ہیں، تو اس لیے جتنی بھی ریجنل لینگویجز ہیں وہ اپنے آپ کو یا اردو کو اپنی زبان کا حصہ ہی کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں سب سے زیادہ الفاظ ان علاقائی زبانوں کے ہم نے اردو میں جو ہے وہ بعد میں ایڈ آن کیے، شامل کیے، ووکیبلری میں اس کے الفاظ کے ذخیرہ کو بڑھانے کے لیے ہم اس میں جو ہے شامل کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں اس حوالے سے ہمارے لیے یہ کافی زیادہ اہم کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اہم ہم لوگ جانتے ہیں کہ کنورسیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو چونکہ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق اس لیے ہے کہ ان کی الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم نے اس میں شامل کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ بہتر لینگویج ہمارے لیے بنتی ہے۔ دین ڈیولپنگ لینگویج ہے، ترقی کرتی ہوئی زبان ہے۔ اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، میں نے شروع میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ زبان اور کلچر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس میں ریفارمز آتی رہتی ہیں اور یہ آنی چاہیے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی زبان ترقی نہیں کر رہی، ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو آپ پھر نئی دنیا کے ساتھ رابطے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اس میں تبدیلیاں، اس میں ریفارمز ہوتی رہتی ہیں، یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، نئے الفاظ اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں، پچھلے جو پرانے الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت سارے اس میں سے نکال دیے جاتے ہیں، یا ان الفاظ کا ایکسنٹ یا لہجہ اس کو چینج کر دیا جاتا ہے تاکہ نئے لوگ جو ہیں ان کی کافی زیادہ سمجھ میں آ سکے ہو، کیونکہ زبان وہی ترقی کرتی ہے جو عام آدمی، جو کامن پیپل ہیں ان کی سمجھ میں آ سکتی ہو۔ تو اس دور میں اگر آپ بہت ہی زیادہ خالص قسم کی اردو جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بولیں گے تو بہت سارے بچوں کو، بہت سارے لوگوں کو وہ زبان سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ تو اگر کسی زبان کو سمجھنے میں کسی لوگوں کو مشکل آنی ہے تو پھر آپ کو وہ زبان استعمال کرنی ہی نہیں چاہیے، اس میں ایسے الفاظ شامل کر لینے چاہیے جو الفاظ جو ہیں لوگوں کی سمجھ میں آ سکتے ہوں۔ تو ہم نے بعد میں اس زبان میں جو سب سے زیادہ الفاظ شامل کیے ہیں وہ انگلش کے ہیں، انگلش کے بہت سارے الفاظ اس میں جو ہیں وہ مزید شامل کر لیے گئے۔ پھر اور بھی جو یورپین لینگویج ہیں ان کے بھی بہت زیادہ الفاظ جو ہم نے تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ جو ہیں وہ اس میں شامل کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اب اس کی ووکیبلری جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس میں نئے الفاظ شامل ہوتے رہیں گے اور یہ زبان جو ہے یہ ایک بڑی زبان کے طور پر زندہ رہے گی۔ لیکن اگر یہ رک جاتی ہے، اس میں ترقی کا، اس میں ڈیولپمنٹ کا عنصر رک جاتا ہے، تو پھر یہ زبان کسی صورت آپ کے پاس دوبارہ زندہ نہیں رہے گی، وینش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اس طرح سے اس لیکچر میں یہ ڈسکشن کر لی ہے کہ اردو زبان کس طرح سے بنی، اوریجنیٹ ہوئی، پھر نام اس کے ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈز، پھر اس کے شاعری، پھر نثر، پھر ماڈرن لٹریچر میں کن لوگوں نے کام کیا، پھر ہم نے قومی رابطے کی زبان کے طور پر ہم لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر لی ہیں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی بہت ساری چیزیں۔
تو ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.